तो चलो अब बात करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ कहता क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक स्फेयर अज्यूम कर लेते हैं, स्फेयर के बीच में एक चार्ज रखा है जो है क्यू। क्यू बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, इस पे एरिया वेक्टर जो है वो भी बाहर की तरफ है। तो फिर कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लिया तो इसको ई डॉट डी ए के बजाय ई इंटू डी ए भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे इसके लिए कांस्टेंट रहेगी, पूरे सरफेस के लिए। तो इसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो फिर ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई क्या होगा, ई होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डी ए का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद क्यू क्यू यहाँ से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल, 1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे तो गॉस लॉ हो जाता है प्रूफ। मगर अगर हमको गॉस लॉ प्रूफ करना हो कि सरफेस, ज़रूरी तो है नहीं, गॉस लॉ तो हर सरफेस के लिए वैलिड है ना। ये पहली बात तो हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करने लगे, हम लोगों ने अज्यूम किया जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल है। दूसरी चीज़ ये कि जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हम लोगों ने ये सब अजम्पशंस ले लिए। तो यह हर केस में वैलिड नहीं है, जो डेरिवेशन हर केस में वैलिड है हाँ, तो जो असली में वैलिड जो डेरिवेशन है इसका वह फाई ई, इसको हम लोग डी फाई ई मान लेते हैं। हम लोग एक सरफेस लेते हैं, चलो स्फेयर ही मान लेते हैं, स्फेयर में दिक्कत भी कोई नहीं है और स्फेयर में अजम्पशन बस लेने पड़ते हैं। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया डी ए यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। एक छोटा सा एरिया है जिसका एरिया है डी ए। इसमें भी हम लोग इसमें एंगल वगैरह को अज्यूम नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये सरफेस मान लो एक बॉक्स है। अगर एक बॉक्स रखा हुआ है तो इस पे भी हम लोग एरिया अज्यूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चार्ज रखा है तो हर जगह यहाँ पर एंगल सेम नहीं होगा। एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर की तरफ है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इसके एंगल को 0 डिग्री माना नहीं है। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। फिर ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, इसको न्यूटन बुक है फिज़िक्स की, उसके अंदर भी लिखा हुआ है और काफ़ी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है जो एक्चुअल डेरिवेशन है उसमें कि ये जो होता है ये होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, अब जैसे एक हमारे पास मान लो, जैसे हमारे पास 2D में देखें तो एक एंगल है, ये होता है थीटा एक एंगल। इसको हम लोग 3D में इमेजिन करें कि जैसे मान लो ये एक कोन है, तो हमारा जो एंगल है ये भी एक 3D एंगल बन जाएगा, जो एक कर्व्ड सरफेस होगा, एक स्फेयर का छोटा सा पार्ट होगा ये एंगल जो होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल होता है वो स्टेरेडियंस में नापा जाता है, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियंस। जैसे हम लोग अगर एक कोन बनाएं, कोई भी कोन हो, उसका जो ये पार्ट होगा ये होगा 2D में नहीं, कोई लाइन नहीं है, ये पूरी सरफेस है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन ही यही होती है, सॉलिड एंगल को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है। अब चूँकि छोटे एरिया की बात हो रही है तो एंगल भी छोटा होगा, इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी
ओमेगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को। सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। अब इधर है डी फाई ई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इधर आएगा फाई ई, ये सब है कांस्टेंट, तो फिर Q/4πε0 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोग जब किसी एंगल का इंटीग्रेशन करते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस है, मान लो ये मान लो कोई सर्कल है, 2D फिगर है, उसमें एंगल थीटा है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 से 2π तक करते हैं। अब मान लो कोई स्फेयर है, ये 3 डायमेंशन है, ये स्फेयर है, ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहा है और अंदर बाहर ऐसे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको एक तरफ एक चक्कर तो इसका पूरा लगाना पड़ेगा ऐसे करके, और एक चक्कर हमको इसका भी लगाना पड़ेगा ऐसे करके, तो फिर वो 2π + 2π = 4π हो जाएगा। 4π मतलब अगर हम लोग किसी भी सरफेस का, क्लोज्ड सरफेस का टोटल सॉलिड एंगल निकालें तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आएगी 4π। जैसे एंगल को हम लोग टोटल इंटीग्रेशन करते हैं तो 2π आता है, वैसे ही सॉलिड एंगल को हम लोग करेंगे तो फिर 4π आएगा। इस कोण को अगर हम लोग एक्सपेंड करते चले जाएं और यहाँ पर एक स्फेयर में कन्वर्ट कर दे, तो ये जो सॉलिड एंगल बढ़ता हुआ जाएगा वो भी एक स्फेयर बन जाएगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की 4π। तो इसमें हम लोगों ने पूरा क्लोज्ड इंटीग्रेशन किया है क्लोज सरफेस का, तो फिर यहाँ पर भी 4π आ जाएगा। 4π कैंसिल होगा, = Q/ε0, और इसी से गॉस लॉ प्रूव हो जाता है।